दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनी मेयर्स लाइन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसी कंपनी के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी कप्तानों में से एक है रिचर्ड फिलिप्स। फिलिप्स के कंधों पर जिम्मेदारी है मायर्स्क एलाबामा की, एक ऐसा कार्गो शिप जो ओमान के बंदरगाह से 5000 टन का भार लेकर केन्या के मोम्बासा शहर के लिए रवाना होने को तैयार है। दिखने में यह महज 3 दिन का एक साधारण सफर है, लेकिन नक्शे पर खींची गई यह लकीर दुनिया के सबसे खौफनाक समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। यह वो इलाका है जहाँ लहरों के बीच से मौत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। सोमालिया के तटों पर सक्रिय आधुनिक समुद्री लुटेरे छोटे छोटे गिरोहों में बंटकर शिकार की तलाश में रहते हैं। उनके लिए ये विशाल शिप सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि करोड़ों की फिरौती का जरिया है। मायर्स्क एलाबामा के डेक पर कैप्टन फिलिप्स अकेले नहीं है, उनके साथ जूनियर कैप्टन शेन विल्सन भी इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, जहाज खतरनाक सोमालियन जल क्षेत्र की अदृश्य सीमा में प्रवेश कर रहा है। कैप्टन फिलिप्स जानते हैं कि यहाँ एक छोटी सी चूक की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है। वे केवल आदेश नहीं देते बल्कि खुद जहाज के एक एक कोने की सुरक्षा की जांच करते हैं। हेड क्रू मेंबर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग कर आपातकालीन प्लान तैयार किए जाते हैं। सुरक्षा की एक और परत जोड़ते हुए फिलिप्स सोमालियन आर्मी को आधिकारिक मेल भेजकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं। दूसरी तरफ लुटेरों का एक गिरोह जिसके पास बड़ी मदरशिप और 2 तेज रफ्तार छोटी नावें हैं, समंदर के सीने पर घात लगाए बैठा है। इस गिरोह का नेतृत्व कर रहा है मूसा की आंखों में लालच और इरादों में बेरहमी साफ झलकती है। उनके पास मौजूद मरीन रडार की स्क्रीन पर एक लाल बिंदी चमकती है। यह मरसक अलाबामा है। अगली सुबह फिलिप्स को खतरे का आभास हो चुका है। वे जहाज को एक अभेद्य किले में बदलना शुरू कर देते हैं। जहाज के चारों ओर पानी की बौछार फेंकने वाली विशाल गन लगा दी जाती है ताकि लुटेरों की सीढ़ियां जहाज की रेलिंग तक न पहुंच सकें। जहाज के हर छोटे बड़े दरवाजे को सील कर दिया जाता है। क्रू को उनकी जगहों पर तैनात कर दिया गया है। यह सिर्फ कंटेनरों की सुरक्षा नहीं है, ये जीवित रहने की जंग है। रडार पर 2 छोटी नावें एलाबामा की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एलाबामा शिप के रडार पर 2 संदिग्ध नावें तेजी से नजदीक आती दिखाई देती हैं। शुरुआत में कैप्टन फिलिप्स उन्हें मामूली मछुआरे समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे नावें लगातार जहाज का पीछा करना नहीं छोड़ती तो फिलिप्स का शक गहराने लगता है। वे जैसे ही दूरबीन से उन पर नजर डालते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उन नावों में हथियारों से लैस लोग सीधे जहाज की ओर ही बढ़ रहे थे। फिलिप्स बिना वक्त गंवाए तुरंत पूरे क्रू को हमले की चेतावनी देते हैं और अमेरिकन नेवी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। मजबूरी में वे पास के सिटी आर्मी हेडक्वार्टर को कॉल लगाकर मदद की गुहार लगाते हैं, मगर वहां से ऑफिसर का जवाब बेहद निराशाजनक मिलता है, जो बार बार यही कह रहे थे कि वे शायद मछुआरे ही होंगे, आप एक बार फिर गौर से देखिए, फिर भी हम मदद भेजने की कोशिश करेंगे। असल में वे मूसा और उसके खूंखार साथी ही थे, जो अपनी 2 छोटी नावों के साथ मौत बनकर जहाज के करीब पहुंच चुके थे। फासला इतना कम था कि वे अलाबामा शिप के रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सारी बातें सुन रहे थे। कैप्टन फिलिप्स अपने सालों के अनुभव से समझ जाते हैं कि लुटेरे उनकी बातें सुन रहे हैं और इसी को हथियार बनाकर वे एक खतरनाक दांव खेलते हैं। फिलिप्स रेडियो उठाते हैं और आर्मी से कॉल कनेक्ट होने का जबरदस्त नाटक शुरू करते हैं। वे पहले रेडियो पर मदद मांगते हैं और फिर पलक झपकते ही अपनी आवाज बदलकर खुद ही रिस्पॉन्स देते हैं। हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये सुनते ही लुटेरों के खेमे में हड़कंप मच जाता है। आर्मी के आने की खबर से एक नाव के लुटेरे बुरी तरह डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं। मूसा उन्हें रोकने के लिए चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वे अपनी जान बचाने की खातिर यह कहते हुए वहां से भाग निकलते हैं कि हमें अपनी जान प्यारी है, अमेरिकन नेवी 5 मिनट में यहाँ होगी, हम नहीं रुकेंगे। फिलिप्स की इस चाल ने फिलहाल एक बड़े खतरे को टाल दिया था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। फिलिप्स के उस खतरनाक दांव से एक नाव तो पीछे हट चुकी थी, लेकिन मूसा हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने 3 साथियों के साथ पागलपन की हद तक बेकाबू होकर जहाज की ओर बढ़ रहा था। उन्हें रोकने के लिए फिलिप्स अब अपनी दूसरी चाल चलते हैं और जहाज की रफ्तार को चरम पर ले जाते हुए उसे जिग-जैग मोड़ना शुरू कर देते हैं। विशालकाय जहाज की इस हलचल से समंदर के सीने पर पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिनका मकसद मूसा की छोटी नाव का रास्ता रोकना और उस पर दबाव बनाना था। फिलिप्स की यह रणनीति सटीक बैठती है और पानी के प्रचंड दबाव के चलते मूसा की नाव का इंजन जवाब दे देता है, जिससे उसकी रफ्तार वहीं थम जाती है। डेक पर मौजूद फिलिप्स और उनका क्रू जब उस नाव को पीछे छूटते देखते हैं तो उनके कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचती है और वे जहाज को पूरी गति से सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है, इस हमले के खौफ के बीच कैप्टन एक आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। फिलिप्स का चेहरा गंभीर है क्योंकि वे जानते हैं कि जहाज की लोकेशन अब उजागर हो चुकी है और लुटेरे दोबारा लौट सकते हैं। इसलिए वे क्रू को ओवरटाइम काम करके जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने का निर्देश देते हैं। सभी सदस्य इस बात से सहमत तो थे, लेकिन तभी एक क्रू मेंबर के शब्द माहौल में जहर घोल देते हैं, जब वह साफ कह देता है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो मैं उनसे नहीं लड़ रहूंगा, क्योंकि कंपनी मुझे काम करने के पैसे देती है। जान जोखिम में डालकर लुटेरे
लुटेरों से भिदाहने के नहीं। यह सुनते ही जूनियर कैप्टन शेन विल्सन का खून खौल उठता है और उनके बीच तीखी बहस और हाथापाई की नौबत आ जाती है, जिसे कैप्टन फिलिप्स किसी तरह शांत करवाते हैं। अगली सुबह अल्बामा शिप पूरी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन पीछे मूसा और उसके साथियों ने अपनी नाव को रिपेयर कर लिया था और वे एक शिकारी की तरह दोबारा जहाज के पीछे पड़ चुके थे। इस बार कैप्टन फिलिप्स की कोशिश रंग लाती है और अमेरिकन नेवी से उनका संपर्क हो जाता है। नेवी ऑफिसर शिप की लोकेशन नोट करते हुए जल्द से जल्द मदद भेजने का भरोसा दिलाता है, लेकिन मदद आने तक फिलिप्स को खुद ही मोर्चा संभालना था। वे तुरंत पूरे जहाज पर ड्रिल और इमरजेंसी सिग्नल चालू करवा देते हैं ताकि हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन ले ले। फिलिप्स एक बार फिर लहरों के जरिए उन्हें पीछे धकेलने की चाल चलते हैं, मगर इस बार मूसा का इरादा और भी पक्का था। वह अपनी नाव की पूरी ताकत झोंककर जहाज के बेहद करीब पहुंच जाता है। अपने आखिरी दांव के रूप में कैप्टन डेक पर लगे उन वाटर कैनन्स को चालू करवा देते हैं। पानी की उन प्रचंड बौछारों को देख एक पल के लिए मूसा और उसके आदमी पीछे हटते हैं, लेकिन तभी किस्मत एक खतरनाक मोड़ लेती है। जहाज का एक वाटर कैनन अचानक खराब हो जाता है। उस तरफ से पानी का फोर्स कम होते ही मूसा की पारखी नजरें उस कमजोर कड़ी को पहचान लेती हैं और वे उसी ओर नाव मोड़ देते हैं। फिलिप्स तुरंत शेन को उसे ठीक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जैसे ही शेन वहां पहुंचता है, मूसा और उसके साथी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कैप्टन उन्हें भटकाने के लिए जहाज से सिग्नल मिसाइल्स फायर करते हैं, मगर लुटेरों की गोलियों की गूंज के सामने सब बेअसर साबित होता है। अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। कैप्टन फिलिप्स भांप जाते हैं कि मौत अब डेक तक पहुंच चुकी है, इसलिए वे तुरंत शेन को वापस बुलाते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स को जान बचाने के लिए इंजन रूम में छिप जाने का आदेश देते हैं। उधर मूसा और उसके साथी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे ताकि एक हुक वाली सीढ़ी को जहाज के डेक पर फंसा सकें, लेकिन कैप्टन फिलिप्स अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे लगातार जहाज के स्टीयरिंग को मोड़कर सीढ़ी को फंसाने की हर कोशिश को नाकाम कर रहे थे, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ ही देर में लुटेरों ने सीढ़ी फंसा ली और एक एक करके डेक पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिलिप्स के आदेशानुसार बाकी क्रू मेंबर्स तो पहले ही सुरक्षित तरीके से इंजन रूम में छिप चुके थे, लेकिन फिलिप्स अपने दो वफादार साथियों के साथ वहीं डटे रहे ताकि वे उन लुटेरों का ध्यान भटका सकें। जैसे ही सीन बदलता है, मूसा और उसके खूंखार साथी केबिन तक पहुंच जाते हैं और फिलिप्स और उनके साथियों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मूसा फौरन जहाज की बारीकियों के बारे में पूछताछ शुरू करता है और ठंडे लहजे में कहता है, हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं बल्कि सिर्फ पैसा लेने आए हैं। फिलिप्स स्थिति को संभालने के लिए उन्हें $30,000 की पेशकश करते हैं, लेकिन यह रकम सुनते ही मूसा का पारा चढ़ जाता है और वह दहाड़ते हुए कहता है, क्या हम तुम्हें भिखारी लगते हैं? अभी उनके बीच यह तनातनी चल ही रही थी कि तभी अचानक जहाज का मेन इंजन बंद हो जाता है। इंजन के थमते ही चारों लुटेरे फिलिप्स पर बरस पड़ते हैं, मगर फिलिप्स बड़ी चतुराई से झूठ बोल देते हैं कि जहाज को बहुत तेज रफ्तार में भगाने की वजह से इंजन में खराबी आ गई है। मूसा को यकीन हो जाता है कि यह नीचे छिपे क्रू मेंबर्स की ही कोई चाल है, इसलिए वह फिलिप्स को मजबूर करता है कि वे रेडियो से अनाउंस करके सभी को ऊपर बुलाएं, वरना वह उनके साथियों को मार देगा। फिलिप्स रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं और फिर मूसा खुद रेडियो छीनकर नीचे छिपे लोगों को धमकी देता है, लेकिन इंजन रूम में मौजूद क्रू मेंबर्स अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। दरअसल फिलिप्स ने उन्हें पहले ही सफर टाइम नाम का एक सीक्रेट कोड वर्ड दे दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वे खुद यह कोड वर्ड न बोलें, तब तक कोई भी अपनी जगह से बाहर कदम न रखे। अब किसी के बाहर न आने की वजह से मूसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह फिलिप्स को पूरी शिप की तलाशी लेने का हुक्म देता है। फिलिप्स यहाँ अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए चुपके से रेडियो ऑन कर देते हैं और जानबूझकर जोर से बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें पूरी शिप दिखाता हूँ, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो हम अंधेरे में किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। इंजन रूम में रेडियो पर यह सुनते ही क्रू मेंबर्स कैप्टन का इशारा समझ जाते हैं कि उन्हें अब शिप की लाइटें काटनी है। इसी बीच प्यास से बेहाल शेन पानी लेने के लिए और एक अन्य साथी जनरेटर बंद करने के लिए इंजन रूम से बाहर निकलते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि फिलिप्स मूसा और उसके एक साथी को लेकर शिप की भूल भुलैया में आगे बढ़ रहे हैं। फिलिप्स उन्हें कमरों में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मूसा की नजर दीवार पर लगे शिप के स्ट्रक्चर मैप पर पड़ती है और वह सीधे इंजन रूम की ओर बढ़ने की जिद करने लगता है। फिलिप्स खतरे को भांपते हुए हामी भरते हैं और चालाकी से कहते हैं, इंजन रूम काफी दूर है और वहाँ पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए पहले किचन से पानी ले लेते हैं। मूसा उनकी बात मान लेता है। दूसरी ओर किचन में शेन पानी लेकर निकलने ही वाला था कि उसे फिलिप्स और मूसा के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह फौरन छिप जाता है। मूसा उसे नहीं देख पाता, लेकिन फिलिप्स की नजर शेन पर पड़ जाती है और वे चुपके से उसे इंजन रूम के दरवाजे के पास कांच के टुकड़े बिखराने का इशारा कर देते हैं, क्योंकि मूसा के साथ आए उस
लुटेरे के पैर नंगे थे। उनके वहां से निकलते ही शेन वॉकी टॉकी पर इंजन रूम में खबर देता है और ठीक वैसा ही किया जाता है। जैसे ही वे इंजन रूम में दाखिल होते हैं, फिलिप्स की रणनीति रंग लाती है और लुटेरे के पैर में कांच के नुकीले टुकड़े बुरी तरह ढंस जाते हैं। लेकिन मूसा यहाँ अपनी बेरहमी की सारी हदें पार कर देता है। वह अपने जख्मी साथी को मरहम पट्टी देने के बजाय उसे उसी हाल में इंजन रूम के अंधेरे कोनों में क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए धकेल देता है। दूसरी ओर जनरेटर रूम का दृश्य सामने आता है, जिसका रास्ता सीधे खुले डेक से होकर गुजरता था। वह जांबाज क्रू मेंबर डेक पर पहरा दे रहे मूसा के साथियों की नजरों से बचते हुए जैसे तैसे जनरेटर रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि मूसा या उसका जख्मी साथी अंधेरे इंजन रूम में किसी क्रू मेंबर तक पहुंच पाते, वह पूरी शिप की इलेक्ट्रिसिटी काटकर वहां गहरा अंधेरा कर देता है। अचानक बत्ती गुल होते ही मूसा एक बार फिर बौखला जाता है और फिलिप्स पर चिल्लाते हुए कहता है, यह सब तुम्हारे आदमियों की चाल है। अगर वे मेरे हाथ लग गए तो मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। फिलिप्स मौके की नजाकत को भांपते हुए बद्धी चतुराई से उसे बहलाते हैं कि यह कोई तकनीकी खराबी है और अंधेरे में यहाँ किसी को ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर होगा कि हम वापस डेक पर चलें। लेकिन मूसा इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह फिलिप्स की बातों में आए बिना एक नया हुक्म देता है। वह फिलिप्स को अपने जख्मी साथी के साथ ऊपर डेक पर भेजता है और वहां मौजूद अपने दो अन्य साथियों को नीचे इंजन रूम में उसकी मदद के लिए बुला लेते। फिलिप्स वैसा ही करते हैं और ऊपर पहुंचकर उन दोनों को नीचे भेज देते हैं। अब कहानी का रोमांच इंजन रूम में शिफ्ट होता है, जहां मूसा अकेला ही तलाशी ले रहा था। जैसे ही वह अंधेरे के बीच आगे बढ़ता, घात लगाए बैठे सारे क्रू मेंबर्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे दबोच लेते हैं। मूसा के पकड़े जाते ही क्रू मेंबर्स रेडियो पर केबिन में मौजूद लुटेरों को इस बात की सूचना देते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन कैप्टन के केबिन में मौजूद समीर, जो मूसा का सबसे खतरनाक और जिद्दी साथी था, सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है और बदले में कैप्टन फिलिप्स की जान लेने की खौफनाक धमकी दे डालता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां कैप्टन फिलिप्स लुटेरों के सामने एक समझौता रखते हैं। वे उन्हें $30,000 लेकर शांति से जहाज छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव देते हैं। मूसा, जो इस वक्त क्रू की कैद में था, अपनी जान बचाने की खातिर इस शर्त को मान लेता है। फिलिप्स वादे के मुताबिक रकम उनके हवाले कर देते हैं और इंजन रूम से क्रू मेंबर्स मूसा को लेकर डेक पर आ जाते हैं। चूंकि इन लुटेरों की अपनी नाव लहरों में कहीं गुम हो चुकी थी, इसलिए फिलिप्स उन्हें मेयर्स अल्बामा की लाइफ बोट ले जाने की इजाजत देते हैं। लाइफ बोट को ऑपरेट करना लुटेरों के बस की बात नहीं थी, इसलिए फिलिप्स उनके एक साथी रेहान को इसे चलाने का तरीका समझाने लगते हैं। मगर तभी शांति का यह माहौल अचानक चीख पुकार में बदल जाता है। क्रू की पकड़ से मूसा अचानक छूट निकलता है और बिजली की फुर्ती से अपने साथियों के साथ लाइफ बोट के अंदर दाखिल हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे फिलिप्स को धक्का देकर बोट के अंदर गिरा लेते हैं और उन्हें बंधक बनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में वे लाइफ बोट लेकर खुले समंदर में काफी आगे निकल आते हैं। मूसा लगातार रेडियो के जरिए अपने गिरोह की बड़ी मदरशिप से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि फिलिप्स के अगवा होने की खबर दे सके, लेकिन सिग्नल कनेक्ट नहीं होता। असल में पिछले दिन फिलिप्स ने नेवी के आने का जो झूठा नाटक किया था, उससे डरकर उनके गिरोह की बड़ी नाव पहले ही इलाका छोड़कर भाग चुकी थी। अब जब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो मूसा एक आखिरी और खतरनाक फैसला लेता है। वह फिलिप्स को लेकर सीधे सोमालिया जाने का रास्ता चुनता है। दूसरी ओर अब अमेरिकन नेवी हरकत में आ चुकी थी। जैसे ही मेयर्स अल्बामा से कैप्टन फिलिप्स के अपहरण की खबर उन तक पहुंची, वे पूरी ताकत के साथ बताई गई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। अगली सुबह का नजारा और भी तनावपूर्ण था, जहां लाइफ बोट सोमालिया के तट के काफी करीब पहुंच चुकी थी और अब महज 2 दिनों का सफर बाकी था। लुटेरों का कैप्टन मूसा व्यवहार में फिलिप्स के प्रति थोड़ा नरम था, लेकिन गिरोह का दूसरा सदस्य समीर साक्षात मौत का दूसरा नाम था। समीर न केवल फिलिप्स को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था, बल्कि अपने ही साथियों से भी भिड़ रहा था। दरअसल वह गांजे के नशे का आदी था और स्टॉक खत्म होने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, जिसका गुस्सा वह हर किसी पर निकाल रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस छोटी सी लाइफ बोट के अंदर हालात बदतर होते जा रहे थे। खाने और पीने के पानी का भंडार लगभग खत्म हो चुका था। मूसा का हाथ जख्मी होने की वजह से खून से लथपथ था और वह दूसरा साथी, जिसके पैर में कांच घुसे थे, वह भी बिना किसी इलाज के तड़प रहा था। लेकिन तभी समंदर के सीने को चीरती हुई अमेरिकन नेवी की विशालकाय शिप वहां पहुंचने वाली थी। सबसे पहले नेवी के अत्याधुनिक ड्रोन्स लाइफ बोट के ऊपर मंडराते हुए अंदर की एक एक हलचल का मुआयना करते हैं। रात के सन्नाटे को चीरते हुए नेवी की शिप लाइफ बोट के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और अचानक इमरजेंसी सायरन की गूंज सुनाई देती है। मूसा और उसके साथी, जो अब तक बाहरी दुनिया से बेखबर थे, इस अचानक हुए हमले और सायरन की आवाज से बुरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि समंदर का असली रक्षक इतनी जल्दी उनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। अगली सुबह नेवी के अधिकारी रेडियो पर मूसा से संपर्क साधते
करते हैं और सीधा संदेश देते हैं, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि सिर्फ अपने कैप्टन को सुरक्षित ले जाने आए हैं। तुम फिलिप्स को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। लेकिन मूसा पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बेखौफ होकर अपनी शर्त दोहराता है कि फिलिप्स को छोड़ने की कीमत $10 मिलियन है और इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। नेवी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मूसा टस से मस नहीं होता। इसी बीच नेवी को खबर मिलती है कि लाइफ बोट में खाना और पानी खत्म हो चुका है, इसलिए वे मदद के बहाने एक चाल चलते हैं और मूसा को राशन देने के लिए राजी कर लेते हैं। जल्द ही नेवी की 2 छोटी नावें कई अफसरों के साथ लाइफ बोट के करीब पहुंचती हैं। खाना देना तो महज एक बहाना था, असल मकसद था यह जानना कि अंदर कितने लोग हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं और कैप्टन की हालत क्या है। एक अफसर मूसा के साथ बातचीत में उसे उलझाए रखता है, जबकि पीछे खड़ा दूसरा ऑफिसर लाइव कैमरे से बोट के अंदर की एक एक बारीकी रिकॉर्ड करके नेवी हेड तक पहुंचा रहा था। जब नेवी लगभग सारी जानकारी जुटा चुकी होती है तभी माहौल फिर से हिंसक हो जाता है। बातचीत के दौरान अपनी मुंह मांगी रकम मनवाने के लिए सन की समीर अचानक फिलिप्स के कान के पास गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही DDDH कंप मच जाता है और नेवी हेड तुरंत अपनी टीमों को वापस लौटने का ऑर्डर दे देता है। इसके फौरन बाद नेवी हेड रेडियो के जरिए कैप्टन फिलिप्स से बात करता है ताकि उनकी सलामती और सेफ्टी का जायजा ले सके। फिलिप्स एक बेहद अनुभवी कैप्टन थे और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सरकार का भारी दबाव नेवी पर बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते अब बैकअप के लिए एयरफोर्स और नेवी के कई और जंगी जहाज वहां पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे में एक तरफ नेवी फिलिप्स को बचाने का ठोस मास्टर प्लान तैयार कर रही थी तो दूसरी ओर फिलिप्स भूख, प्यास और लुटेरों के जुल्म से बुरी तरह टूट चुके थे। अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देखते हुए वे वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर एक लुटेरे के साथ बोट के डेक पर आते हैं और मौका पाकर उसे जोरदार धक्का देकर खुद समंदर की लहरों में कूद जाते हैं। फिलिप्स अपनी पूरी ताकत झोंककर नेवी शिप की तरफ तैरने लगते हैं, जिसे देख मूसा और उसके साथियों में भगदड़ मच जाती है और वे तुरंत लाइफ बोट उनके पीछे लगा देते हैं। नेवी की नजर जैसे ही समंदर में तैरते फिलिप्स पर पड़ जाती है, वे उनकी मदद के लिए तुरंत एक फाइटर जेट रवाना करते हैं। लेकिन इससे पहले कि जेट उन तक पहुंच पाता, लुटेरों की लाइफ बोट फिलिप्स तक पहुंच जाती है और वे उन्हें दोबारा पकड़ DDDH लेते हैं। बोट के अंदर पहुंचते ही सन की समीर अपना आपा खो देता है और फिलिप्स की बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। तभी फाइटर जेट बोट के ठीक ऊपर मंडराने लगता है और हमला करने ही वाला होता है, मगर मूसा चालाकी से फिलिप्स की कनपटी पर बंदूक तान देता है, जिससे मजबूर होकर जेट को वापस मुद्दना पदयाचता है। अब नेवी समझ चुकी थी कि वक्त हाथ से निकल रहा है, इसलिए वे अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने का फैसला करते हैं। योजना के अनुसार नेवी हेड मूसा को रेडियो पर मैसेज देते हैं वे समझौते के लिए तैयार हैं और वह खुद नेवी शिप पर आकर पैसे ले जाए। नेवी का असली मकसद मूसा को जिंदा पकड़ कर लुटेरों के मेन बॉस तक पहुंचना था, जबकि पीछे लाइफ बोट पर बचे समीर और उसके साथियों को एयरलाइन शिप पर तैनात स्नाइपर्स के जरिए खत्म करके फिलिप्स को आजाद कराना था। इधर मूसा भी अंदर से इतना घबरा चुका था कि बिना ज्यादा सोचे समझे वह तुरंत समझौते के लिए हाँ बोल देता है। नेवी की 2 नावें उसे लेने पहुंचती हैं, लेकिन जाते समय मूसा अपने साथियों को सख्त लहजे में हिदायत देता, अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो सीधे इस कैप्टन का भेजा उड्ढा देना। नेवी की एक नाव जहां मूसा को ले जा रही थी, वहीं दूसरी नाव चुपके से लाइफ बोट के पीछे एक मजबूत रस्सी बांध देती है ताकि लुटेरे वहां से भाग न सके। साथ ही वे बोट पर एक वॉइस रिकॉर्डर भी लगा देते हैं, जिससे अंदर होने वाली हर बात अब नेवी हेड साफ सुन पा रहे थे। मूसा को अमेरिकन नेवी शिप पर लाया जाता है और उसे यह कहकर रोका जाता है कि उनके सीनियर ऑफिसर बस आने ही वाले हैं। दूसरी ओर एयरलाइंस शिप पर तैनात खतरनाक स्नाइपर्स अपनी राइफल्स से लाइफ बोट के अंदर मौजूद तीनों लुटेरों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में दूरी ज्यादा होने की वजह से टारगेट साफ नहीं मिल रहा था, इसलिए नेवी रस्सी की मदद से धीरे धीरे लाइफ बोट को अपनी ओर खींचना शुरू करती है। अंदर मौजूद समीर और उसके साथी घबरा जाते हैं, लेकिन नेवी हेड उन्हें किसी तकनीकी कारण का बहाना देकर शांत कर देता है। स्नाइपर्स के लिए अब यह करो या मरो वाली स्थिति थी। उन्हें उन तीनों लुटेरों को एक ही पल में एक साथ ढेर करना था, क्योंकि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई और कोई एक भी जिंदा बच गया तो वह फिलिप्स की जान ले सकता था। जैसे ही वे तीनों लुटेरे स्नाइपर्स की रेंज में आते हैं, बिना एक पल गंवाए फायर का आदेश दिया जाता है और पलक झपकते ही तीनों लुटेरे ढेर हो जाते हैं। इधर जैसे ही गोलियां चलती हैं, नेवी शिप पर मूसा को फौरन बंदी बना लिया जाता है। नेवी के ऑफिसर तुरंत लाइफ बोट में दाखिल होते हैं और कैप्टन फिलिप्स को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ फिलिप्स को बचाने का यह बेहद कठिन और खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक संपन्न होता है। फिल्म के अंत में हम फिलिप्स को देखते हैं, जो पिछले कई दिनों के जुल्म, लुटेरों के हिंसक व्यवहार और अंत में अपनी आंखों के सामने उन तीनों की खौफनाक मौत देखकर गहरे सदमे में थे। वे इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मूवी के आखिरी सीन में नेवी की मेडिकल टीम फिलिप्स का इलाज शुरू करती है ताकि उन्हें इस सदमे और जख्मों से बाहर निकाला जा सके। इस तरह
एक रोंगटे खड़ेरी कर देने वाली सर्वाइवल कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।